मैंने पापा की वसीयत कई बार पढ़ी थी जिसे देखकर मेरा खून खौल रहा था। 2 दिन पहले ही मुझे अमेरिका से अचानक हिंदुस्तान आना पड़ा क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। अपने पापा के अंतिम संस्कार के बाद उनके वकील ने मुझे उनकी वसीयत दी तो उसे देखकर मैं गुस्से से लाल हो गया था। मैं अमेरिका में पेट्रोल पंप पर काम करता था। जो तनख्वाह मुझे मिलती थी बहुत मामूली से खर्चे के पैसे निकालकर सब हिंदुस्तान पापा को भेज देता था और पाई पाई जमा करके और कुछ अपने गांव की ज़मीन बेचकर मेरे पापा ने दिल्ली जैसे शहर में एक दुकान खरीदी थी। मैं पिछले 10 साल से पैसे भेज रहा था। 18 साल की उम्र से ही मैं अमेरिका चला गया था और अब 27 साल का हो चुका था। अचानक पापा की मौत के बारे में सुनकर मैंने वापस आने का फैसला किया और इस कारण मेरी नौकरी भी छूट गई थी क्योंकि वह लोग मुझे छुट्टी देने को तैयार ही नहीं थे। मुझे भी ये सहारा था कि जो भी मैंने पैसे घर भेजे हैं वह सब मेरे बाप ने मेरे लिए रखे होंगे। इसीलिए मैं दिल्ली आया। कोई छोटा मोटा काम करके अपना घर बसा लूंगा। पापा की वसीयत ने मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। उसमें लिखा था कि अमेरिका जाने के लिए मैंने अपनी ज़मीनों का कुछ हिस्सा बेचकर तुम्हें पैसों का इंतज़ाम करके दिया था। इसीलिए इस घर पर और पापा की बाकी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ आरुषि का हक है। और तब ये पढ़कर मेरा सर पूरी तरह से चकरा गया था। वह पागल कम उम्र की मेरी बहन जिसका पागलखाने में इलाज चल रहा था, मेरे पापा ने कैसे सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलो ये इतनी बड़ी बात उस समय ना होती जब प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ही आरुषि के नाम होता और मैं उस पागल से स्टाम्प पेपर पर साइन कराकर सब कुछ अपने नाम कर लेता। लेकिन पापा की बेवकूफ़ी और खुदगर्जी की हद ना थी। साथ में ये भी लिखा था कि पापा की सारी जायदाद वही ले सकता है जो आरुषि से शादी करेगा और उसे तलाक नहीं देगा, ना ही कभी दूसरी शादी करेगा। मतलब मेरी मेहनत मेरे बाप ने कुएं में डाल दी। मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। पापा की जायदाद अब करोड़ों तक पहुंच चुकी थी जो कभी उन्होंने लाखों की खरीदी थी। पापा की वसीयत पढ़कर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। भला इस तरीके की वसीयत का क्या मतलब था? पापा किसी गैर को कैसे अपनी जायदाद दे सकते थे? आरुषि की शादी किसी से करवा भी देता तब भी मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आना था क्योंकि मुझे तो अपने ही बाप के घर में रहने की इजाजत तक नहीं थी। इस घर में भी वही रह सकता था जो आरुषि से शादी करता। ये अजीबोगरीब वसीयत के साथ एक हाथी था जो पापा ने मेरे नाम लिखकर छोड़ा था। लेकिन मुझे पापा पर इस कदर गुस्सा था। मैंने सब कुछ एक गैराज में रख दिया था। पापा का लिखा हुआ आखिरी खत मुझे पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। मुझे पता था जरूर मुझे विनती की गई होगी कि आरुषि पागल है, उसे प्रॉपर्टी की जरूरत है, संपत्ति के लालच में कोई उससे शादी कर लेगा और उसे जिंदगी भर संभालता रहेगा। कोई ऐसा मर्द हो, तुम अपना इंतजाम खुद कर लेना। इसी तरह की बातें पापा ने खत में लिखी होंगी और मेरा दिल बिल्कुल उसको पढ़ने का नहीं था। इसीलिए मैंने ये खत दराज में डालकर दराज को बंद कर दिया। दूसरे दिन वकील मेरे पास आया और कहने लगा, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। घर में सिर्फ और सिर्फ आरुषि की मौजूदगी और उसकी रजामंदी से ही आप रह सकते हैं। मैंने गुस्से और हैरत के मिले जुले भाव से कहा कि वह पागल है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं है और फिर मैं उसका भाई हूँ। ये मेरे भी बाप का घर है। मेरी बात सुनकर वकील कहने लगा कि वसीयत भी आपके ही बाप की बनाई हुई है। आपके पास समय है तो आरुषि को आप वापस घर में लेकर आओ या फिर शाम को आपको इस घर से निकालकर घर को ताला लगा दूंगा। वकील ये कहकर वहां से चला गया और मेरा जी चाहे अपना सर दीवार पर मार दूं। आरुषि उम्र में 22 साल की थी लेकिन उसका दिमाग 10-12 साल के बच्चे का था। फिर गुस्से में उसे चीजें उठा उठाकर मारने की भी आदत थी। मैं कैसे उसे घर लेकर आ सकता था? वह तो मेरे पीछे से मोहल्ले के बच्चों का रहना भी दुश्वार कर देती थी। जितेंद्र ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन मेरे बाप ने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं दोपहर को ही आरुषि को लेने मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया था। डॉक्टर से कहा कि मैं आरुषि का भाई हूँ और उसे वापस ले जाने के लिए आया हूँ। पहले तो डॉक्टर ही राजी नहीं हो रहा था, फिर आरुषि को मेरे साथ भेजने के लिए कहने लगा। आरुषि के फादर ने आरुषि को यहाँ एडमिट कराया है। हम उनकी रजामंदी के बगैर आरुषि को आपके साथ नहीं भेज सकते। मैंने कहा कि मैं आरुषि का भाई हूँ और मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, इसीलिए अब आरुषि की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी बात सुनकर भी पता नहीं क्यों डॉक्टर आरुषि को मेरे साथ भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था।
और जब मैंने डॉक्टर को धमकी दी कि तुम मुझे मेरी बहन को यहाँ से ले जाने के लिए नहीं रोक सकते, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, तब डॉक्टर थोड़ा लाइन पर आया और मेरे साथ भेजने के लिए राजी हुआ। डॉक्टर ने मुझसे कुछ कागजात पर साइन करवाए और नर्स ने कहा कि आरुषि को लेकर आओ। कुछ देर बाद एक जवान और बेहद हसीन लड़की हाथ में एक डॉल पकड़े लंबे खुले बालों के साथ खड़ी मुझे टुकर टुकर देख रही थी। मैं 10 साल बाद उसे देख रहा था और किसी भी एंगल से वो पागल नहीं दिख रही थी। खूबसूरत तो वह तब भी थी, लेकिन अब तो उसका रंग रूप और निखर चुका था। वह मुझे देख रही थी। डॉक्टर ने कहा, आरुषि, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हें लेने आए हैं, अब तुम उनके घर पर रहोगी। ये सुनकर ना जाने क्यों वह रोने लग गई थी। बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं सिर्फ अपने पापा के पास जाऊंगी, मुझे मेरे पापा के पास ले चलो, पापा के अलावा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। वह बोली, ये मुझे मारते हैं, मैं कौन सा उसे घर पर लाना चाहता था। उसे घर ले जाना बस मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरन मुझे खड़े होना पड़ा। आरुषि के सामने मैंने कहा, आरुषि, मैं तुम्हारा अभिषेक भाई, देखो, गौर से देखो और मुझे पहचानो। मैं तुम्हें पापा के पास भी ले चलूंगा, लेकिन फिलहाल अभी तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर रहना होगा। पापा अभी बाहर गए हैं, जब आ जाएंगे तो तुम्हें पापा के पास भी ले जाऊंगा। जब मैंने उसे याद दिलाया तो वह मुझे गौर से देखने लगी और फिर शायद मैं उसे याद आ गया था। एकदम खुशी से चौंकी थी। तब आरुषि ने एकदम से कहा, अभिषेक भाई। हाँ, मैं तुम्हारा अभिषेक भाई। आखिर मैंने जेब से चॉकलेट निकाली, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने कहा, आरुषि, मेरे साथ चलो, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरे हाथ से चॉकलेट ली और मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे सबसे पहले बाजार ले गया। उसके अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीद के आने से पहले उसका हुलिया मैं कुछ ठीक कर देना चाहता था। वह मेरे साथ बहुत खुश थी। मैंने उसके लिए कुछ अच्छी ड्रेसेस खरीदी, लेकिन जैसे ही मैं वापस जाने लगा, आरुषि की नज़र एक टॉय शॉप पर जाकर टिक गई। वह कहने लगी, अभिषेक भाई, मुझे खिलौने लेने हैं। वह मुझे अभिषेक भाई कहकर बुलाया करती थी। मैं उसे टॉय शॉप पर ले गया। उसने तो बहुत से अलग अलग तरीके के खिलौने उठाने शुरू कर दिए। मेरे पास इतने पैसे फिलहाल जेब में नहीं थे। मैंने आरुषि को बड़े प्यार से कहा, अभी तुम ये 2 ले लो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लेकर दूंगा। लेकिन मुझे आरुषि पर गुस्सा सा आने लगा। मैंने उससे सारे खिलौने छीनकर वापस रखे। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले आया। किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी और जोर जोर से रो रही थी। मैं 1 घंटे में ही उस पागल लड़की की हरकतें देखकर परेशान हो चुका था। मुझे अपने मरे हुए बाप पर भी गुस्सा आने लगा था। जाने मुझे किस मुसीबत में डालकर चला गया था कि मैं उसकी दूसरी पत्नी की पागल बेटी को संभाल कर रखूं, मजबूरन उसे बर्दाश्त करूं। आरुषि मेरी सौतेली माँ की पहले पति से थी। उसकी माँ दुनिया से चली गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी की। मेरी सौतेली माँ जब दुल्हन बनकर इस घर में आई तो मैं 3 साल की बच्ची को भी अपने साथ लाई थी। जापानी गुड़िया जैसी लगती थी, लेकिन जरा बावली सी। मेरे पापा ने मुझसे कहा था, आरुषि तुम्हारी बहन है, इसे आज से अपनी बहन समझना। लेकिन मैंने गुस्से से कह दिया था कि ये लड़की मेरी बहन नहीं है, मैं कभी इसे अपनी बहन नहीं मान सकता। मुझे ना तो सौतेली माँ कभी अच्छी लगी थी और ना ही मेरी मुंह बोली बहन। पापा बोले, तेरी बहन है। मैं उन दोनों माँ बेटी से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। खाना खाने के बाद कमरे में चला जाता था या फिर बाहर अपने दोस्तों के साथ चला जाता था। स्कूल से आने के बाद मेरा यही रूटीन होता था। मैं हमेशा दोनों माँ बेटी को इग्नोर करता था, लेकिन मुझे इस आरुषि नाम की बच्ची से नफरत है। उस समय लगा मेरे पापा मेरे बजाय उससे ज्यादा मोहब्बत करते थे। उसे गोद में उठाया करते थे जैसे वह उनकी सगी बेटी हो और मैं सौतेला। ये सब देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता था। जब मैं अपने पापा को उस पागल लड़की से प्यार करते देखता तो मुझे ना जाने क्यों उससे चिढ़ हो गई थी। जब मैं छोटा था तो मैं अपने खिलौनों से खेल रहा था, तब वह मेरे खिलौने लेने की जिद करने लगी। मैंने कहा, खबरदार, जो मेरे खिलौनों को हाथ भी लगाया तो। लेकिन वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसके गाल के ऊपर जोर से थप्पड़ मार दिया। मेरा थप्पड़ इतनी जोरदार था कि वह दूर जाकर गिरी थी। उस वक्त मेरे पापा घर में दाखिल हुए थे। ये देखकर मेरी सौतेली माँ ने भी मुझे बहुत जोर का थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम से बच्चे पर हाथ उठाने की। बस उसके बाद मुझे आरुषि से नफरत सी होने लगी थी। मेरी नफरत भी उस पागल के लिए बढ़ती ही जा रही थी। मैंने 18 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई को बाय बाय कहा
और पापा से जिद करने लगा कि मुझे अमेरिका जाना है। मेरा दोस्त अपने पापा के साथ गया था और फिर मैं भी उनके साथ चला गया। वहाँ कोई मेरे पास नहीं था, इसीलिए मैं पेट्रोल पंप की जॉब करने लगा। अब 10 साल बाद आया, तब फिर भी मेरे बाप ने बेटे की बजाय सब कुछ उस सौतेली बेटी को दे दिया। वह भी मुझसे जिद कर रही थी और मुझे उस पर गुस्सा आया और मैंने उसके मुंह पर खींच के थप्पड़ मार दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। वह बहुत जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी थी। घर आकर भी उसका रोना कम नहीं हो रहा था। शाम हो चुकी थी, वकील समय पर पहुंच सकता था। अपने किए पर गुस्सा आया, मैंने क्यों इस मुसीबत को थप्पड़ मार दिया। मैं फिर आरुषि के पास आया और मैंने कहा, आरुषि देखो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने ला कर दूंगा, अभी चुप हो जाओ। लेकिन वह किसी छोटे बच्चे की तरह रोए जा रही थी। मुझे थप्पड़ मारा है, रोते हुए कहने लगी। मैं पापा को बताऊंगी, उन्हें घर आने दो। उस पागल को यह तक मालूम नहीं था कि पापा मर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से 3 चॉकलेट खाकर बैठी थी। फिर मेरे कहने पर उसने मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े बदल दिए थे। जब वह चुप हुई तो बड़ी अच्छी लग रही थी। कोई उसे देखकर पागल नहीं समझ सकता था, लेकिन थी तो वह पागल ही। जब वकील घर पहुंचा तो आरुषि से पूछने लगा कि तुम्हारे भाई अभिषेक का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है, तुमसे कुछ कहता है। ये सुनकर आरुषि ने मुझे घूरते हुए देखा। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि कहीं ये ना बता दे कि मैंने उसे थप्पड़ मारा है। वह कहने लगी, अभिषेक भाई गंदा है। और ये सुनकर मेरी जान गले में अटक गई। वह बोली, खिलौने नहीं दिलाता। वकील बोला, मैं तुम्हारे भाई को पैसे दूंगा तो वह तुम्हें ढेर सारे खिलौने खरीद कर देगा। ये कहकर वकील ने मुझे एक चेक दिया और कहने लगा, तुम्हारे पापा ने जो दुकान खरीदी थी उनका आधा किराया वह आरुषि के इलाज पर खर्च करते थे और आधा उसके फ्यूचर के लिए बैंक में जमा होता है। अब तुम रखो, आरुषि की शादी के बाद ये चेक भी उसके पति को ही मिलेगा। ये सुनकर मेरी जान और जली थी। मैंने वो चेक उससे ले लिया। 50,000 का चेक था। बिना कमाए मेरा महीना आराम से गुजर सकता था। अगले दिन मैंने आरुषि के लिए बहुत सारे खिलौने लाए तो वो बहुत खुश हुई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और मैं अपना दिमाग चला रहा था कि इस आफत से कैसे पीछा छुड़ाऊं। मैं चाहता था कि आरुषि से मेरा पीछा छूट जाए और सारी जायदाद मुझे मिल जाए। फिर मैंने अपने एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त से बात की कि मुझे कोई बेवकूफ़ सा लड़का चाहिए जिससे मैं आरुषि की शादी करा सकूं और आरुषि से सारी जायदाद बस मेरे नाम करवा सकूं। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त कहने लगा, मिलना तो बहुत मुश्किल है। किसी गरीब लड़के को भी तुम लालच देकर अगर आरुषि की शादी करवा दोगे और जब उसे पता चलेगा कि वह करोड़ों का मालिक है तो वह तुम्हें घर से निकाल देगा। मेरे दोस्त की बात भी ठीक थी। फिर मेरा दोस्त कहने लगा, देख अभिषेक, मेरे पास एक आइडिया है। तू मेरी बात मान ले तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी और तुझे बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चलाने पड़ेंगे। बैठे बैठे सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी। मैंने कहा, अच्छा ऐसा कौन सा आइडिया है। फिर जो मेरे दोस्त ने मुझसे कहना शुरू किया, मेरा खून खोलने के लिए काफी था। गुस्से के मारे मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुमने ये सोचा भी कैसे? वो मेरी बहन लगती है और मैं बेगैरत नहीं हूँ। उसने अपना गिरेबान मेरे हाथों से छुड़ाया और कहने लगा, वो तेरी बहन नहीं है, उसका बाप कोई और था और माँ भी कोई और थी और तुम्हारे माँ बाप भी अलग ही थे। तुम दोनों का कोई भी सगा खून का रिश्ता नहीं बनता है। तुम्हारी उससे शादी हो सकती है और यही एक तरीका है कि तुम सारी जायदाद के मालिक बन सकते हो। ये सुनकर मैं चुपचाप हो गया था। मेरा दोस्त वहां से चला गया था और मैं सोच में पड़ गया था। लेकिन मैं जब भी आरुषि से शादी के बारे में सोचता मेरा दिल कांपने लगता। मैं कैसे उससे शादी कर सकता था? मुमकिन ही नहीं था। लेकिन ये बात भी ठीक थी। मैं जिस इंसान से भी आरुषि की शादी करवाता वह करोड़ों की जायदाद देखकर मुझे मेरे ही घर और मेरे ही बाप की जायदाद से बेदखल कर देता। मुझे लगा फिलहाल ये सब करने में कोई हर्ज भी नहीं है। मैंने दूसरे दिन अपने दोस्त से कहा, तुम्हारी बात ठीक है। मैंने वकील से भी बात की। वह मेरे और आरुषि के रिश्ते के बारे में जानता था, इसीलिए कहने लगा, ठीक है, लेकिन आपको वसीयत तो याद है ना, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं और फिर ना आरुषि को छोड़ सकते हैं। इस सूरत में आपसे सब कुछ छिन जाएगा। यह वह कांटा था जो मेरे हलक में जाकर चुभा था। मैं तो भूल ही गया था मेरे बाप ने मेरे लिए कौन कौन से कांटे बिछा रखे थे। फिलहाल मुझे आरुषि से शादी करनी थी ताकि मुझे एक अच्छी खासी रकम मिलती और मैं अपना बिजनेस शुरू करता। एक बार मेरा कारोबार चल जाता तो फिर कोई समस्या नहीं थी। मैं आरुषि को छोड़ भी देता
तो क्या फ़र्क पड़ता था। मैंने आरुषि से शादी कर ली। उस पागल को तो शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वह बस अपने खिलौनों में ही मगन थी। शादी के बाद मैंने वकील से एक अच्छी खासी रकम की डिमांड की थी, जो कि मुझे मिल भी गई थी। और फिर मैंने उन पैसों से अपनी एक छोटी सी गारमेंट्स की फैक्ट्री डाली और काम शुरू कर दिया। लेकिन असल समस्या तो आरुषि की थी। कोई भी नौकरानी मेरे घर दिन रात रुकने को तैयार ही नहीं थी। वह कहती थी कि ये पागल लड़की है, एकदम अपने से बाहर हो जाती है और जो चीज उसके हाथ में होती है उसी से मारने लगती है। किसी दिन हमें मार डालेगी। मैं दिन में नौकरानी से घर का काम करवा कर खाना बनाता था और उसके जाने के बाद घर को बाहर से ताला लगाकर चला जाता था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आरुषि अंदर अकेले कैसे रहेगी। मुझे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि वह पागल है, खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। जब वापस घर लौटा तो पूरा खाना बिखरा पड़ा था। वह कुछ खाना खाती, बाकी सब फर्श पर गिरा हुआ मिलता और वह खिलौनों से खेल रही होती। मुझे देखकर मेरे पास आ जाती। अभी भाई, मेरी चॉकलेट लाए। मैं जेब से निकालकर उसे चॉकलेट देता। घर की बिखरी हालत देखकर मुझे आरुषि पर गुस्सा आने लगा था। मैं अब उसे डांटने लगा था। मैं थका हारा घर पहुंचता था और घर का हाल देखकर मेरा जी करता कि मैं आरुषि का गला दबा दूं। एक बार तो हद ही हो गई। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो गैस की स्मेल मेरी नाक से टकराई थी और मुझे समझते देर नहीं लगी कि आरुषि ने गैस सिलेंडर को खोल रखा था। मैंने जल्दी जल्दी घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए थे और आरुषि को किचन से खींचकर बाहर सोफे पर बैठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रखा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मेरी उंगली में पहनी अंगूठी उसके गाल पर छपी थी और उसके गाल से खून बहने लगा था। कुछ पल के लिए तो वह कुछ बोल ही नहीं पाई थी और फिर थोड़ी देर बाद उसने रोना शुरू कर दिया था। काफी देर के बाद घर से गैस की स्मेल आना बंद हुई थी। फिर भी मैंने उसे सोफे से उठने नहीं दिया। मैं बार बार आरुषि से सवाल कर रहा था, फिर तुमने सिलेंडर खोला क्यों? रोते हुए बताने लगी, मुझे भूख लगी थी और सारा खाना गिर गया था। मैं खुद से खाना बनाने किचन में चली आई। मुझे गैस चलाना नहीं आ रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आरुषि को घर पर अकेला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उस दिन के बाद मैंने एक काम करना शुरू कर दिया कि बीच बीच में मैं घर के चक्कर लगा लेता, लेकिन आरुषि को बंद करके जाना मेरी मजबूरी थी। एक रात मैं गहरी नींद में सो रहा जब बाजू से जोरदार आवाज आई और मेरी आंख खुली थी। बाहर बारिश के शोर से मुझे एहसास हुआ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। इस समय मेरे कमरे का दरवाजा यूं खटका। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। आरुषि बाहर सामने बदहवास सी खड़ी थी। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वह बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। मुझे देखते ही मेरे गले लग गई। मैं तो एकदम जम गया था। अब जबकि आरुषि के साथ मेरा रिश्ता बदल गया था तो आरुषि की हरकत पर मेरे दिल की धड़कनें अजीब तरह से धड़क उठी। मैंने एक झटके से आरुषि को खुद से दूर करना चाहा तो वह बोली, अभी मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा ठीक है। बहुत ज्यादा उसको डरा देखकर मैंने पूछा, क्यों डर लग रहा है? वह अभी मुझसे चिपकी हुई थी। मैंने मुश्किल से उसे खुद से जुदा किया था। बारिश से क्या लग रहा है? वह बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी हालत यह थी कि ना जाने उसे क्या हो जाएगा। मैंने उसे अपने बेड पर लिटा दिया। वह मेरा हाथ पकड़कर लेट गई। कुछ देर में वह सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वह बहुत खूबसूरत थी। मैं जितना ये चाहता कि उसकी तरफ ना देखूं, लेकिन मेरी नजर पूरे कमरे में घूम फिरकर उस पर जाकर टिक जाती थी। जब देखा कि वह गहरी नींद में सो गई है तो मैंने अपना हाथ उसके हाथों से खींचा और सोफे पर जाकर लेट गया। मैं काफी देर तक सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह पूरी गहरी नींद में जा चुकी थी। मैं उठकर बाहर हॉल में आ गया और वहीं सोफे पर लेटकर सो गया था। उन्हीं दिनों मेरी फैक्ट्री में एक लड़की जॉब करने लगी थी। वह अच्छी खासी खूबसूरत थी। मुझे भी वह अच्छी लगने लगी थी। बहुत जल्दी हम एक दूसरे से शादी करने का इरादा करने लगे थे। एक बार मैं उसे अपने घर ले आया। उसे देखकर आरुषि के माथे पर बल पड़ गए। वह बोली, ये मेरे घर क्यों आई है? इसे बाहर निकालो। ये सुनकर वह मुझसे बोली, अभिषेक, तुमने क्यों एक पागल लड़की को घर में रखा हुआ है? मैंने कहा, मेरी मजबूरी है। और तब मैंने सीमा से कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ उसे बता दिया था। वह कहने लगी, जल्द से जल्द इस पागल से अपना पीछा छुड़ाओ। मैं शादी के बाद इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं यह सुनकर चुप हो गया था। इसीलिए मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द मेरा काम जम जाए तो मैं आरुषि से पीछा छुड़ा पाऊं। फिर मुझे सीमा ने एक मशवरा दिया कि मैं आरुषि को जहर देना शुरू कर दूं। इस पागल लड़की की भी कोई जिंदगी है क्या? इसका तो मर जाना ही अच्छा है। इस तरह से मेरी जिंदगी में मुश्किल कम हो सकती थी और स्लो पॉइजन से किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा।
मुझे सीमा का ये आइडिया अच्छा लगा था। ऐसे ही मैं दवा आरुषि के खाने में मिलाकर उसे देने लगा। कभी उसे वह पाउडर आइसक्रीम में डालकर दे देता और कभी खाने में मिलाकर दे देता। मैं भी यही चाह रहा था कि वह मर जाए। एक बार जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे आरुषि की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने उसे पुकारा पर वो नहीं आई। वह शायद अपने कमरे में थी, क्योंकि उसके रोने की आवाज़ वहीं से आ रही थी। मैंने जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरे से ही वो डर रही थी। वो डरी सहमी जिस हाल में बैठी थी, मुझे उसे देखकर बुरा लगा। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उसके हुलिये को और उसकी हालत को देखकर मुझे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी थी कि कोई उसकी इज्जत को तार तार कर गया था। वह मुझे देखकर बहुत डर रही थी। कहने लगी, जाओ यहाँ से, मुझे मत मारो, मैं अपने पापा को बताऊंगी, तुमने मुझे बहुत मारा है। ये कहकर वो सुबक सुबक कर रोने लगी थी। पहली बार मुझे उसकी ये हालत देखकर दुख हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी हालत का जिम्मेदार मैं खुद को ठहराने लगा था। मैंने उसके ऊपर बेड पर पड़ी चादर उठाकर डाल दी, फिर उसके पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, मेरे पीछे से कौन आया था? बताओ मुझे आरुषि, मुझे बता दो। वह आदमी कौन था? मैं उसका खून पी जाऊंगा जिसने उस मासूम सी लड़की के साथ ही दुष्कर्म किया था। वह कभी नहीं बोलने लगती तो कभी हाँ। मैंने कहा, मुझे बताओ, मैं उसे बहुत मारूंगा। फिर वह दोबारा रोने लगी। कहने लगी, मेरे पापा को बुला दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने कहा, तुम बताओ कौन आया था? मैं पापा को खुद बुलाऊंगा। वह घर में अकेली होती थी, ये बात सारे मोहल्ले वाले जानते थे। यकीनन जो कोई भी था इसी मोहल्ले का था। आरुषि कहने लगी, जो दूध लेकर सुबह आता है वह आया था। अभी भाई, उसने मुझे बहुत मारा था। ये देखो मेरे कपड़े। वह अपने फटे बाजू देखने लगी। उसका चेहरा देखकर मुझे पहली बार उस पर तरस आया था। मैंने पहले तो उसको सहलाया और उसके जख्मों पर दवा लगाने के लिए उसको अपने गले से लगाया। शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी। मैंने उस बेसहारा को उसकी सुरक्षा का एहसास दिलाया। जिस तकलीफ से वह जूझ रही थी वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं उसका ध्यान रखता तो उसे कोई कुछ नहीं कहता था। मम्मी के मरने के बाद भी उसे रोना नहीं आया था, क्योंकि पापा उसके पास थे। लेकिन फिर पापा बीमार रहने लगे, इसीलिए उसे डॉक्टर के घर छोड़ गए। आरुषि बोली, अभी भाई, डॉक्टर अच्छे नहीं होते। वह लोग भी मुझे मारते थे जैसे उस दूध वाले ने मारा है। वह डॉक्टर मेरे दोनों हाथों को बांध देते थे। वह बहुत रो रो कर मुझे बता रही थी और ये सब सुनकर मेरा दिल ऐसा हो रहा था जैसे धड़कना भूल गया था। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि मेरे बाप की बीमारी में आरुषि को कौन संभालता होगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद आरुषि की माँ को टीबी की बीमारी हो गई थी और उनकी हालत कितनी खराब हो गई थी और इसी में वह मर गई थी। फिर पापा ही आरुषि को संभालते थे और जब पापा की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने आरुषि को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था और वहां उसके साथ न जाने क्या क्या शुरू होता जा रहा था। मुझे याद आने लगा कि डॉक्टर बिल्कुल भी राजी नहीं था कि मैं आरुषि को अपने साथ लाऊं। वह डॉक्टर दुष्कर्म करता था। आरुषि रात भर सोते हुए भी सिसकियां भर रही थी। कभी वह नींद में डरने लगती तो कभी रोने लगती और यही कहती, मेरे पास मत आओ, मैं पापा को बता दूंगी, वह तुम्हें मारेंगे। पहली बार मुझे ये लगा कि जो मैंने उस बेजुबान और मासूम लड़की के साथ किया वह बहुत बड़ा अधर्म है। मैं अपनी जिंदगी की खातिर उसे जान से मारने की तरकीबें सोच रहा था। मुझे अपने पापा की वसीयत समझ आई थी। उन्होंने क्यों मुझे इतना पाबंद किया था। अचानक की मुझे पापा का लिखा हुआ वह खत याद आया। मैंने उठकर अलमारी का दरवाजा खोला और वह खत निकाला जो वसीयत के साथ था। मैंने उसे खोल कर देखा तो मेरे पापा ने मुझे हाथ जोड़कर विनती की थी कि तुम आरुषि से शादी कर लेना, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं है कि कोई और आरुषि को पनाह दे सकता है। कोई आरुषि की प्रॉपर्टी के लालच में उससे शादी तो कर लेगा, मगर वह आरुषि को मोहब्बत और प्यार तवज्जो नहीं देगा जो तुम दे सकोगे। आरुषि मेरी सगी बेटी तो नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उसे बेटी समझकर ही पाला है। मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि मैं आरुषि को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब मैं बीमार था मुझे परेशानी होने लगी थी। मैं अकेला बीमार इंसान आरुषि की देखभाल नहीं कर सकता था। और फिर मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया कि तुम वापस हिंदुस्तान आ जाओ, लेकिन तुम मेरी बात को हर बार इग्नोर कर देते थे कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं मौत की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया। आरुषि का इस भरी दुनिया में कोई नहीं है। मरने से पहले उसे सुनकर शायद ही दुख लगे, लेकिन मेरा खत पढ़कर तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। आरुषि को अपनाकर उसे सुरक्षा देना और जिंदगी भर साथ निभाना।
आरुषि में अभी बचपना है, वह अपनी उम्र के हिसाब से छोटे बच्चों वाली हरकतें करती है, लेकिन अगर तुम उसका बाहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा सको तो ज़रूर कराना। लेकिन मेरी ज़िंदगी ने मुझे इतनी मोहब्बत ना दी, इसलिए तुमसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने मरते हुए बाप की ये बात मान लेना। आरुषि अभी सोई हुई थी, मगर नींद में भी बुरी तरह से कांप रही थी। जिस तकलीफ से वह गुजरी थी वह छोटी तो ना थी। मैं अपने को कसूरवार मानता हूँ। जब मेरे पापा बीमार थे तो आरुषि की देखभाल के लिए किसी अपने की ज़रूरत थी। वह मुझे बार बार बुलाते थे, लेकिन मैं छुट्टी न मिलने की वजह से उनकी बात को इग्नोर करता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आरुषि के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। पापा ने मजबूरी में आरुषि को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था और वहाँ उसके साथ इतना जुल्म हुआ था, और इस सब का कसूरवार मैं खुद को समझ रहा था। अगर मैं समय से घर आ जाता तो पापा और आरुषि के साथ ये सब कुछ ना होता। सुबह जब दूध वाला दूध लेना आया तो मैंने उसकी अच्छे से खातिरदारी की थी, और फिर उसके बाद उसे मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। और ये देखकर आरुषि बहुत खुश हुई और मुझसे कहने लगी, हाँ और मारो इसे, और मारो, इसने मुझे बहुत मारा। मैंने भी उस दूध वाले को लहू लुहान करके रख दिया था। रात को जब मैंने आरुषि को खाना खिलाने के लिए निवाला बनाकर उसे खिलाना चाहा तो वह कहने लगी, अभिषेक भाई आज इसमें पाउडर नहीं डालोगे? उसकी इस बात ने मुझे अंदर से हिला दिया। मैं उसके सामने ही थोड़ा सा पाउडर उसके खाने की चीज़ों में डाल देता था, क्योंकि मुझे पता था उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और आज जब उसने कहा तो मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला पा रहा था। मैंने ना में सर हिला दिया। आरुषि कहने लगी, तुम भी चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं? उसकी ये बात सुनकर मैंने अचानक ही उसकी तरफ देखा था। वो ये बात कैसे जानती थी? वह कहने लगी, मैं सबको बुरी लगती हूँ, बस पापा को ही अच्छी लगती हूँ। मुझे पता है मैं पाउडर खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे दोस्त ने उस दिन तुमसे यही तो कहा था। शायद मेरी और सीमा की बातें सुनकर आरुषि सब कुछ समझ चुकी थी। अगर वह जान चुकी थी कि मैं उसे खाने में जहर दे रहा हूँ तो फिर वह क्यों जहर खा रही थी? उसकी मासूमियत पर मेरा दिल रोता था। फिर कहने लगी, अभिषेक भाई तुम मुझे जहर मत दो, तुम अपने दोस्त को अपनी दुल्हन बना लो। मुझे बस मेरे पापा के पास छोड़ दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने आरुषि को कोई जवाब नहीं दिया था, बस उसे खाना खिलाता रहा। दूसरे दिन मैंने सीमा से कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और ये कहकर फोन बंद कर दिया था। मुझे आरुषि का इलाज करवाना था और मैंने नोट किया था कि वह प्यार से हर बात मान जाती थी। मेरी जरा सी तवज्जो पाकर बहुत अच्छी हो गई थी। घर को भी साफ सुथरा रखने लगी थी। मेरे बहुत से छोटे मोटे काम भी कर दिया करती थी। जहाँ दवा असर न करे वहाँ प्यार असर कर जाता है। मेरी मोहब्बत का ही असर था कि आरुषि पहले से काफ़ी अच्छी होने लगी थी। मैंने अपना कारोबार अपने मैनेजर के हवाले किया और आरुषि को लेकर अमेरिका चला आया। वहाँ मैंने एक अच्छे डॉक्टर से आरुषि का चेकअप करवाया और आरुषि का इलाज चलने लगा, और आरुषि अब ठीक होने लगी थी। उसको हमारे रिश्ते के बारे में भी समझ आने लगा था। मैंने उसे पापा के बारे में भी बता दिया कि पापा इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर पहले तो वह बहुत रोई थी। मुझे अभी भाई ही नहीं अब अभिषेक कहकर बुलाया करती थी, क्योंकि उसे हमारे रिश्ते की समझ आ गई थी। पूरे 6 महीने के बाद जब मैं अमेरिका से घर वापस आया, उस समय तक आरुषि बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, और इन 6 महीनों में मैं आरुषि का ध्यान रखते रखते उसकी मोहब्बत में पूरी तरह से डूब चुका था। और आरुषि भी तो मेरे बिना एक पल भी कहीं नहीं रहती। वो हमेशा मेरे साथ लगी रहती और मुझसे कहती, मुझे छोड़कर मत जाना अभिषेक, मैं मर जाऊंगी। मैंने भी आरुषि से वादा किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और अब जब वह अंदर कमरे में दाखिल हुई तो कमरे की डेकोरेशन देखकर आरुषि चौंक पड़ी थी, और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर शर्म की लाली थी। मैंने अपने दोस्त को अपने आने की खबर दे दी थी, और मैंने उसे समझा दिया था कि उसे क्या करना है। हमारी शादी को 8 महीने होने वाले थे और अभी तक मेरे और आरुषि के बीच कुछ हुआ भी नहीं था। आरुषि अब पूरी तरह ठीक थी, और अब मैं आरुषि के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। आज की रात हमारी सुहागरात थी। मेरे दोस्त ने सारी तैयारी कर रखी थी, और हम जब कमरे में दाखिल हुए थे तो गुलाबों की महकती खुशबू और सजे हुए कमरे ने आरुषि को चौंका दिया था। उसके चेहरे पर छाई शर्म की लाली और झुकी हुई पलकें मेरे दिल में घर कर गई थी। मैंने आरुषि को बाजू से पकड़कर बेड पर बैठाया और उससे कहा, आरुषि आज की रात हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। इससे पहले जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, आशा करता हूँ तुम मुझे माफ कर दोगी। आरुषि ने कहा, मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ अभिषेक, और दिल से तुम्हें स्वीकार भी कर चुकी हूँ। मैंने मुंह दिखाई में आरुषि को सोने की चेन दी जिस पर ए और ए बना हुआ था। ये मैंने स्पेशल आरुषि के लिए बनवाया था। ए से आरुषि, ए से अभिषेक। और इस गिफ्ट को पाकर आरुषि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। खुशी के मारे वो मुझसे
लिपट गई थी। मैंने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में कस के भर लिया था। ये रात हमारी ज़िंदगी की यादगार रात थी। आगे हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होने वाली थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इस कहानी को लाइक और आनी ऑफिशियल कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।